कभी सोचा है जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है तब इंसान के पास क्या बचता है। ये कहानी है 1997 की। जब साउथ कोरिया में तूफान चल रहा था, कंपनियां डूब रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे। तब एक बेटा अपने पिता के सपनों को बचाने में लगा था, जिसने कभी मेहनत को जाना ही नहीं। अब वो अपनी कंपनी के लिए खुद मजदूर बन गया था और उसी सफर में उसे मिली मिसॉन, एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कुराहट में हिम्मत थी और जिसकी आंखों में सपने। तो ये दो टूटे हुए लोगों की कहानी है जो कि उम्मीद का सहारा बने। एक नई और बहुत ही अच्छी कहानी। तो चलिए इनकी कहानी को जानते हैं। शुरुआत में हमें साउथ कोरिया की एक सक्सेसफुल लोकल ट्रेडिंग कंपनी टाइफून ट्रेडिंग को दिखाया जाता है। एक टीवी सेगमेंट के लिए उनकी शूटिंग चल रही थी। रिपोर्टर बताता है कि एक छोटा बिजनेस होने के बाद भी टाइफून ट्रेडिंग का कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में सेंट्रल रोल है। कंपनी के फाउंडर कांग जी यंग की 26 सालों की मेहनत के बाद ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंची है। साथ ही कंपनी के डिपार्टमेंट डायरेक्टर, डिपार्टमेंट मैनेजर, ऐसे और भी एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है। इन सब में हम मिसॉन को देखते हैं। वो यहाँ पर बुक कीपर थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ताइपुंग को दिखाया जाता है, जो कि असल में ट्रेडिंग कंपनी के सीईओ मिस्टर जिन का बेटा था। वो अभी अपने बेस्ट फ्रेंड नामों के साथ एक क्लब के बाहर आया हुआ था। उसका नेचर अपने डैड से एकदम अलग था। वो एकदम आवारा और दोस्तों के साथ मजे करने वाला इंसान था। उसे कंपनी से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद जैसे ही वो क्लब के अंदर एंटर करता है तो वहाँ की सारी लड़कियां उसे देखने ही लग जाती हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक डांस परफॉर्मेंस देता है, तो ये देखकर तो वो लड़कियां बिल्कुल ही पागल हो जाती हैं। तायो लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर था। इस बीच उसे अलग अलग नंबर से मैसेज आ रहे थे। अब उस टाइम तो फोन नहीं थे, पेजर हुआ करता था। तो वही देखते देखते वो एक गलत रूम में घुस जाता है। तब उन्हें सॉरी बोलकर निकलने लगता है, लेकिन वहाँ पर यूरिम नाम की एक लड़की थी, उसे वो जानती थी। वो तायो को देखकर गले लगाने लग जाती है और उसके साथ चलने के लिए कहती है। अब ये सब देखकर तो वहाँ बैठा एक लड़का जो उस लड़की को पसंद करता था, वो गुस्सा आ जाता है। उसका नाम युनजुन था। वो टेबल पर रखा सारा खाना गिरा देता है और तायो कहता है कि इन सब का बिल मैं भर दूंगा। इससे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो एक कांच का ग्लास उठाकर दीवार पर जोर से मारता है। इससे तायो के फेस पे कट लग जाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है और वहां से निकलने लगता है कि तभी एक वेटर वहां पर आता है। तो युनजुन अपना गुस्सा उस पर उतारता है, उसे मारने लगता है। तो तायो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। इससे तो युनजुन को इंसल्ट फील होता है, तो तायो को चेयर से मार देता है। इससे तो उसके सिर से खून निकलने लग जाता है। बस फिर क्या था, उन दोनों की फाइट होने लग जाती है। फिर मिसॉन को देखते हैं। वो काउंसलिंग सेंटर में ज्योग्राफी कोर्स का एंट्रेंस देने आई थी, लेकिन सीट फुल हो जाने की वजह से उसे फिलहाल अर्थ साइंस कोर्स लेना पड़ता है और कोर्स की फीस के लिए भी उसके पास 5,000 रुपए कम थे, तो वो उसके कार्ड पर लिख देते हैं। जबकि वहां पर तायो और नामो पुलिस स्टेशन में पहुंच गए थे। तब उन दोनों की माँ भी वहां आती है। नामो की मॉम तो उसकी खूब पिटाई करती है और साथ ही वो तायो को भी मारती है। ऐसे में तायो की माँ कहने लगती है कि प्लीज इसे आराम से मारना। इतने में तायो के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं, मिस्टर जिन, और वो सेटलमेंट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनका बेटा बड़ा हो चुका है, उससे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो रिकॉर्ड में उसका नाम आ जाएगा और ये इसके लिए ठीक नहीं होगा। पर उसके डैड चाहते थे कि इसे सजा मिले। इतने में उस लड़के युनजुन के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्होंने सबको सेटल कर लिया था। इन सब के लिए मिस्टर जिन उनसे सॉरी बोलते हैं। उन्हें बहुत शर्म आ रही थी अपने बेटे की वजह से। फिर बाद में वो उनसे बात भी करते हैं, कहते हैं कि आप इन बच्चों के बीच में सेटलमेंट मत करवाओ, नहीं तो ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये हमेशा ऐसे ही हरकतें करते रहेंगे। उनकी बातों से लग रहा था कि उनके बीच में पहले से जान पहचान है। उनके जाने के बाद मिस्टर जिन तायो को बहुत कुछ सुनाते हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी उसे सॉरी फील नहीं हो रहा था। कहते हैं कि तुम बस एक कचरा हो, और उन्हें अपने ऐसे नालायक बेटे पर बहुत ही शर्म आती है। लेकिन ये सुनकर तो ताई कहता है कि आपका हो गया। फिर उनसे कुछ पैसे मांगता है। इससे तो वो उसे जोर का थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि वो बात ही ऐसे कर रहा था तो थप्पड़ तो खाना ही था। लेकिन वो तो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और फिर अपने ग्रीन हाउस जाता है, जहाँ पर वो सारी रात प्लांट्स की देखभाल करता है और डांस करके अपना मूड ठीक करता है। उसे बुरा लग रहा था कि उसके डैड ने बिना कोई रीजन पूछे थप्पड़ मार दिया। अगले सुबह वो उन फूलों का एक बुके बनाता है और ट्रेन के आने का वेट करने लगता है। तब वहां पर हम मिसॉन को भी देखते हैं। वो भी ट्रेन का ही वेट कर रही थी। अब तारे तो रात भर सोया नहीं था। वो खड़े खड़े ही नींद की झोंके ले रहा था। इस वजह से वो मिसॉन के कंधे पर सर तक रख देता है, पर फिर सॉरी बोलकर उसे दूर हट जाता है। फिर जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो मिसॉन उसे ही देख रही थी। वो खड़े खड़े ही सो रहा था। उसे सीट मिल भी जाती है, लेकिन एक बूढ़ी औरत को देखकर वो सीट छोड़ देता है। ऐसे में वो मिसॉन के ठीक सामने ही खड़ा था। तभी वो खड़े खड़े वहां पर सो रहा था। उसे ऐसे देखकर तो मिसॉन को भी हंसी आ रही थी और वो नजरें चुरा चुरा कर उसे ही देख रही थी। पर तब तायो भी उसे देख लेता है, तो वो एकदम से अपनी नजरें हटा देती है। पर तायो उसे नहीं देख रहा था, बल्कि उसके हाथ में जो न्यूज़पेपर था उसमें एक ब्रांड के डिस्काउंट को देख रहा था। फिर जब वो ट्रेन से उतर जाता है तो एक फूल वहीं पर नीचे गिर जाता है। तो मिसॉन उसे उठा लेती है और फिर ऑफिस जाकर एक पॉट में लगा देती है। जबकि तायो घर जाकर वो बुके अपनी माँ को देता है और फिर सो जाता है। फिर जब उसके डैड उसके पास आते हैं, उन्हें भी उसे मारने का अफसोस था। उसे कंबल उड़ाने के बाद वो बाहर जाते हैं, तो उनकी वाइफ कहने लगती है कि तायो के पास एक कार नहीं है तो उसे कार दे दो। लेकिन वो गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ गया है, उसे तो अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए।
बाद में नामो तायो को कॉल करके बुलाता है, उसे सिंगल्स के लिए एक रियलिटी शो में ले जाता है। अब तायो को तो इसका पता नहीं था और इस शो में अभी उनके दोस्त सॉन्ग को होना था, लेकिन वो यहाँ पर आया ही नहीं, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसलिए नामो उसकी जगह तायो को ज़बरदस्ती अंदर लेकर जाता है। अब एक तरफ ये 4 सिंगल लड़के थे और दूसरी तरफ उन्हें 4 सिंगल लड़कियों से इंटरेक्ट करना था। वो सब लोग एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उन लड़कियों में मीहो नाम की एक लड़की भी थी। सब लोग एंजॉय कर रहे थे, गाना गा रहे थे। तब मीहो भी गाना गाती है और वो बार-बार नामो की तरफ देखी जा रही थी। फिर हम कंपनी में देखते हैं मिस्टर जिन अपने एम्प्लॉइज़ को खास बोनस दे रहे थे, क्योंकि दिबांग टेक्सटाइल के साथ उनकी जो रिसेंट डील थी वो काफ़ी अच्छी गई थी। फिर उन्हें उनके एक इटालियन क्लाइंट का फ़ोन आता है जो कि दिबांग टेक्सटाइल के साथ एक ट्रेड के लिए एडवांस पेमेंट चाहता था। पर मिस्टर जिन को इस बार डर लग रहा था क्योंकि ये डील बहुत बड़ी थी और रिस्क भी उतना बड़ा। पर एम्प्लॉइज़ इतनी बड़ी डील से खुश थे, वो चाहते थे कि ये डील हो जाए। जबकि वहाँ पर तायो अपने उसी दोस्त सॉन्ग को फ़ोन करता है पर वो उठाता नहीं। और फिर हम उसी लड़की मीहो को देखते हैं, वो अपने घर में चोरी छुपे जा रही थी। तब उसका छोटा भाई उसे देख लेता है और असल में मीहो मिसॉन की छोटी बहन थी। वो तीनों भाई बहन अपनी दादी के साथ यहाँ पर रहते थे। मीहो एयर होस्टेस की जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी। और उधर तायो अपने वही ग्रीन हाउस जाता है, वहाँ पर फूलों पर कुछ काम करता है। फिर वापस घर आकर अपने डैड के जूते पॉलिश करता है क्योंकि वो हर रोज़ यही करता था। अगले दिन मिस्टर जिन ऑफिस जाकर उस डील को साइन भी कर देते हैं। फिर नेक्स्ट जब तायो और नामो अपने बाकी दोस्तों के साथ थे, तब वो लोग सॉन्ग के बारे में बातें कर रहे थे। एक बताता है कि सॉन्ग की फैमिली दिवालिया हो गई है, इसलिए वो शहर छोड़कर चले गए। तो ये सुनकर तायो उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा सामान और पुराने लेटर्स पड़े होते हैं, जैसे कि काफ़ी टाइम से यहाँ पर कोई रहता ही नहीं हो। कि तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। वो लास्ट बार अपना घर देखना चाहता था, पर तायो को देखकर तो वो भागने लगता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है, उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर सॉन्ग कहता है कि अगर तुझे मेरे साथ किसी ने देख लिया तो तू प्रॉब्लम में पड़ सकता है, और उसे समझाता है कि यहाँ पर किसी पर भरोसा मत करना, भरोसे की वजह से ही मेरी फैमिली के साथ ये सब हो गया। तब जाने से पहले तायो उसके पास जो कैश था, उसकी जो एक्सपेंसिव वॉच थी, वो उसे दे देता है ताकि उसकी कुछ हेल्प हो सके। मतलब कि वो सिर्फ दिखने में बाहर से नकारा था, लेकिन अंदर से दिल का बहुत ही अच्छा था। फिर वापस आते हुए रास्ते में वो अपने डैड को एक रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाते हुए देखता है। वो उनके साथ जाने वाला होता है, लेकिन फिर अचानक से अपना मूड बदल देता है। फिर अगले दिन वो अपने ग्रीन हाउस जाता है और अपने दोस्त नामो को अपने बनाए हुए नए वर्जन के गुलाब दिखाता है, जिससे कि घर पे उगाया जा सकता है, वो भी मार्केट में बाकी जो गुलाब होते हैं उनसे सस्ता और ज़्यादा कलरफुल। पिछली रात को वो यही सब तो कर रहा था, वो इसे अपने डैड को भी दिखाना चाहता था। और वहाँ टाइपोन ट्रेडिंग में देखते हैं कि मिस्टर जिन अपने एम्प्लॉयज़ को एक बुरी खबर देते हैं कि जिसैन केमिकल नाम की कंपनी का चेक डिफॉल्ट हो गया है और उन्होंने अपना सारा पैसा इटालियन के साथ डील में लगा लिया है, इसलिए वो उन लोगों को कुछ टाइम तक सैलरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जब अपने केबिन में जाते हैं तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब तायो को इसकी खबर मिलती है तो वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुँचता है। ऐसे में वो मिसॉन से टकरा जाता है, फिर जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है। अंदर से तो वो खुद भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी अपनी मॉम को संभालता है। फिर रात में अपनी मॉम के साथ वहीं पर रुका हुआ था। उसकी मॉम तो सो जाती है, लेकिन वो अपने डैड के जूते उठाता है, उन्हें अपनी स्लीव से साफ करने लगता है। अगले दिन मिसॉन को देखते हैं, वो एक स्कॉलरशिप एबिलिटी टेस्ट देने के लिए जाती है। फिर घर आकर वो अपने बॉस के लिए खाना बनाती है, क्योंकि उन्होंने उसकी बहुत हेल्प की थी। यहाँ तक कि मीहो की फर्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस भी उन्होंने ही भरी थी। जबकि वहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर तायो को बताते हैं कि उसके डैड ठीक है, उन्हें बस मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। तभी तायो को उसके एक फ्रेंड का मैसेज मिलता है कि उस युनजुन ने फिर से तमाशा कर दिया है और इस बार उसने उसके दोस्त सॉन्ग को भी घसीट लिया है, वही फ्रेंड जो कि भाग गया था। तो ताई जल्दी से अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए निकल जाता है। इस बीच मिसॉन हॉस्पिटल आती है और मिस्टर जिन से मिलती है। तब वो उसे अपने बेटे के बारे में कुछ बताते हैं और वहाँ पर तायो भागता हुआ क्लब पहुँचता है तो पता चलता है कि वो कॉल तो बस एक प्रैंक था। युनजुन ने उसे बेवकूफ़ बनाया क्योंकि वो तायो के दिवालिया होने का सेलिब्रेशन करना चाहता था। फिर अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि तायो की फैमिली कंगाल हो चुकी है। इतने में नामो उसके पास आता है और उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो घबरा जाता है और जल्दी से टैक्सी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो बीच में फंस गया था, तो वो पैदल ही भागता है। पर हॉस्पिटल पहुंचने में उसे देर हो गई थी क्योंकि उसके डैड की मौत हो गई थी। उसकी माँ भी उस पर नाराज़ होने लगती है कि वो अपने डैड को छोड़कर कहाँ चला गया था। इन सब से तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसी टाइम न्यूज़ में भी दिखाया जाता है कि साउथ कोरिया की फाइनेंशियल कंडीशन अब बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इसलिए सरकार को IMF से हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद हम मिस्टर जिन का फ्यूनरल देखते हैं। उनके एम्प्लॉयज़ फ्यूनरल अच्छे से करना चाहते थे। उनके डिपार्टमेंट डायरेक्टर सियोन और सॉन्गजुंग अच्छे फ्रूट्स दे रहे थे कि कोई ख़राब ना निकले, जबकि मैनेजर माजिन अपने उन क्लाइंट्स को फ़ोन करके फ्यूनरल में आने के लिए कह रहा था, लेकिन सब लोग बिजी होने का बहाना बनाकर फ़ोन काट देते हैं। इससे तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फूट कर रोने लगता है। और वहाँ पर उनका मैनेजमेंट डायरेक्टर म्योंग फ्यूनरल में उनकी फ़ोटो के आगे बैठकर रो रहा था। मिसॉन भी उदास बैठी थी और बाहर तायो हॉल में बैठा हुआ था, अपने डैड के बारे में ही सोच रहा था। तब जब वो पेजर में बहुत से मिस्ड कॉल देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे तोड़ देता है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि तायो बचपन से ही अपने डैड के जूते को पॉलिश करता था, क्योंकि उसके डैड का मानना था कि जब अपने बेटे के पॉलिश किए हुए जूतों को पहनते हैं तो उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। वो उसे पार्क में ले जाया करते थे और जब वहाँ पर फूलों की पत्तियाँ गिरती है तो वो बताते हैं कि ये जब भी गिरती है तो ये फल देता है।
ये जीतने के लिए अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करती हैं। प्रेजेंट में वो और उसकी मॉम फ्यूनरल के लिए बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर मिस्टर चोई नाम का एक सीईओ आता है और अपने आदमी उसने जो कंडोलेंस मनी थी वो ले जाने के लिए कहता है। ऐसे तो वहाँ पर छीना झपटी होने लगती है क्योंकि नामो और बाकी एम्प्लॉयज़ उन्हें वो नहीं ले जाने देते। तब तायो उनसे पूछता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि तुम्हारे डैड के ऊपर मेरा कर्ज है, मैं वही लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तो तायो उन्हें वो पैसे ले जाने देता है, लेकिन मिसॉन कहती है कि वो कंपनी की बुक कीपर है, इसलिए उसे पता है कि ये पैसा अभी उन्हें नहीं मिल सकता और उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके हिसाब से उनका पैसा कुछ टाइम बाद ही मिलेगा। और वैसे भी ये पैसा तो मिस्टर जिन की फैमिली का है, अगर वो इसे ले जाते हैं तो वो चोर कहलाएंगे। कि तभी वहाँ पर यूनजिन के डैड आते हैं, वही जो पुलिस स्टेशन में मिले थे। वो कुछ पैसे डोनेट करते हैं और फिर मिस्टर जिन की फोटो के सामने खड़े जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में उनसे मिलने भी आए थे। वो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि वो कहाँ पर है। फिलहाल हमें वो चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता। तब बाहर निकलते हुए मिसॉन ने उन्हें देख लिया था। अब प्रेजेंट में हम तायो को देखते हैं, वो हॉल में बैठा हुआ था और सामने न्यूज़ चल रही थी कि कोरिया के हालात अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इसलिए लोगों को अपने दर्द से फाइट करना होगा। तभी मिसॉन भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है और उनकी बातें सुनकर उनका मजाक बनाती है कि जो दर्द हो रहा है हम उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते, बस इसे सर्वाइव कर सकते हैं। ये सुनकर तो तायो उसे देखने लग जाता है। इसके बाद वो अपने डैड की गाड़ी में अपनी मॉम के साथ वापस आता है। वहीं मिसॉन भी घर पहुंचती तो पता चलता है कि उसकी बहन जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी। कोरिया एयरवेज की वो 3 इंटरव्यू क्लियर कर चुकी थी, लेकिन IMF की वजह से वो इंटरव्यू कैंसिल हो गए थे, तो अब उसे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। फिर तायो वापस से ग्रीन हाउस में आता है। तब नामो पहले से वहाँ पर आया हुआ था। अब तायो के साथ इतना कुछ हो रहा था लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी सैडनेस नहीं थी। तो नामो इसी बारे में पूछता है कि तुम कभी रोते नहीं हो क्या। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब रोना है, कब गुस्सा होना है, मैं डिसाइड नहीं कर पाता। फिर अगले दिन वो रेडी होकर टाइफून ट्रेडिंग में पहुंचता है। कुछ एम्प्लॉयज़ ने रिजाइन दे दिया था, इसलिए सियोन को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसे टाइम पर तो सबको उनका साथ देना चाहिए, लेकिन वो तो भाग रहे हैं। तभी तायो भी अंदर आता है। उसे देखकर तो सब लोग सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो एक पॉप स्टार बनकर आया हुआ था। वो तो अपने डैड का सामान लेने के लिए आया था, इसलिए उनके कैबिन में चला जाता है। तब बाहर सब लोग बातें करने लगते हैं कि दिबोंग टेक्सटाइल से उन्हें बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है, तो क्या इस बारे में उन्हें तायो को बताना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें ये भी लग रहा था कि कहीं तायो मिस्टर जिन के बेटे होने का गलत फायदा ना उठा ले, मतलब कि उन्हें पैसे भी ना दे, यहाँ का सामान ले जाकर बिजनेस बंद ना कर दे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि फिर से वही मिस्टर चोई अपने पैसे लेने के लिए वहाँ पहुंच जाता है। तमाशा करना शुरू कर देता है कि तुम लोग यहाँ पर मजे से हीटर में बैठे हुए हो और मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ। और इस बार तो वो सिक्योरिटी लेटर लेकर आए थे जिस पर कि साइन करने के बाद उन्हें एक फिक्स डेट को पैसे देने ही पड़ेंगे। तभी तायो वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि आज से मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, तो मैं इस पर साइन करूंगा। तो मिस्टर चॉय उसे पेपर देते हैं और अंदर जाकर कंपनी के लीज कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि वो खाली उसके बोलने पर भरोसा नहीं कर सकते और चले जाते हैं। उसके बाद मिसॉन तायो के पास आती है, अपने बारे में बताती है और उसे एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कार्ड भरने के लिए कहती है क्योंकि अब से वो यहाँ का एम्प्लॉय बन गया है। फिर जब वो शाम को घर जाता है तो देखता है कि घर पर लाइट ही नहीं थी, उसकी मॉम ने कैंडल जलाई हुई थी। तब पता चलता है कि इसके घर की बिजली काट दी गई है। और तो उसकी मॉम ने तो फ़ोन की तार भी हटा रखी थी क्योंकि इसके डैड ने जिन लोगों को पैसा देना था वो लोग उन्हें फ़ोन कर करके गालियाँ दे रहे थे। उधर घर पर मिसॉन अपनी सारी बुक्स चला रही थी तो उसकी बहन उसे देख लेती है और जल्दी से उसको पानी से बुझा देती है क्योंकि उसे पता चला कि मिसॉन ने कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम छोड़ दिया है क्योंकि वो ट्यूशन फीस नहीं दे सकती। तो उस पर गुस्सा करती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी ट्यूशन फीस दूंगी, जैसे तुमने मुझे सपोर्ट किया है वैसे मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, और रोने लग जाती है। तब मिसॉन उसे गले लगाकर संभालती है, भले ही वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जबकि दूसरी तरफ तायो अपने डैड के ऑफिस आया हुआ था, वहाँ पर उनके सामान को देख रहा था। वो अपनी फैमिली फोटो भी देखता है तो उस फ्रेम के पीछे उसे एक छुपी हुई चाबी मिलती है। अब चाबी मिलने के बाद तो वो एक अलमारी ढूंढने लगता है जिसकी वो चाबी हो, और ढूंढते हुए उसे एक अलमारी मिल भी जाती है। खोलने पर उसके अंदर एक लॉकर मिलता है पर उसमें 4 नंबर का पासवर्ड लगा हुआ था। फिर वो नामो से मिलने जाता है, उसे भी लॉकर के बारे में बताता है। तब नामो से कहता है कि अगर उसके अंदर गोल्ड या फिर कुछ खजाना निकले तो उसे अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं बताना चाहिए। फिर अपनी मॉम के बारे में बताता है कि उसकी मॉम को बैंक में स्टैंड बाय पर रख दिया गया है, लेकिन उसके पास एक गुड न्यूज़ है कि उसने अपना फाइनल ऑडिशन पास कर लिया है और वो जल्दी सिंगर बनकर डेब्यू करेगा। इससे तो वो खुश होने लग जाते हैं। तब यूंजन भी वहीं पर था, वो उन दोनों का ही मजाक बनाने लग जाता है। अब ऐसे में तायो को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन नामो से शांत करवाता है और वहां से लेकर चलाता है। फिर अगले दिन तायो ऑफिस जाता है, उसे वो 4 नंबर का कोड जानना था, इसलिए सबसे पूछता है कि यहाँ पर कंपनी में 4 डिजिट का कोई खास नंबर है, लेकिन कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। पर बाद में मिसॉन उसे एक नंबर बताती है 2072 और कहती है कि मिस्टर जिन चाहते थे कि उनकी कंपनी 100 साल तक चले और 2072 उनकी कंपनी की 100th एनिवर्सरी होगी, तो ये एक इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। तब वो उसे लंच पर साथ चलने के लिए कहता है पर वो मना कर देती है। फिर रात में तायो चोरी छुपे ऑफिस में घुसता है उस लॉकर को खोलने के लिए। उसने 4 नंबर की बहुत सारी लिस्ट बनाई थी और एक-एक करके उन सबको ट्राई करता है, लेकिन जो नंबर मिसॉन ने बताया था वही काम कर जाता है। उस लॉकर के अंदर से उसे एम्प्लॉयज़ के लिए सेविंग अकाउंट की पासबुक मिलती है, यहाँ तक कि उसके लिए भी एक थी। अगले दिन तायो ऑफिस नहीं आया हुआ था तो सब लोग उसके बारे में पूछ रहे थे कि वो आया नहीं। उन्हें ये भी लग रहा था कि हो सकता है कि वो टेम्परेरी आया हो। कि तभी तायो वहाँ पहुँच जाता है और मिसॉन से कहता है कि हम दोनों साथ में लंच पे चलते हैं।
वहाँ तायो उससे कहता है कि मैं बस तुमसे ही हेल्प मांग सकता हूँ, तुमसे बात कर सकता हूँ, मुझे अपना काम सीखना है कि मुझे क्या करना है। कहता है कि मुझे एहसास हो गया है कि कंपनी मेरे डैड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, तो अब मैं भी इस कंपनी के लिए काम करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय बनकर इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। तब जाने से पहले वो उसे बताती है कि उसके डैड ने अपने लास्ट टाइम पर उसके लिए कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा अच्छा काम करेगा, इसलिए तुम उसका ध्यान रखना। तब मिसॉन ने उनसे प्रॉमिस भी किया था। फिर तायो चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। उस पासबुक को देखता है जो कि उसके डैड ने उसके लिए छोड़ी थी। उसमें उन्होंने उसके लिए एक नोट भी छोड़ा था, लिखा था कि मैं सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे सपनों को सच करना चाहता हूँ, तुम हमेशा खुश रहना, यही मेरी विश है। इस नोट की वजह से आखिरकार वो इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। अगले दिन फिर वो रेडी होकर सूट पहनकर ऑफिस जाता है, तो सब लोग उसके इस नए रूप को देखकर चौंक ही जाते हैं। अब माजिन ने दिबोंग टेक्सटाइल की डिलीवरी के लिए जाना था, तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसके बाद वो मिसॉन और माजिन पोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ पर इटली से जो उनका फैब्रिक आया था उसे ट्रक पर लोड करवा कर दिबोंग टेक्सटाइल के लिए भेज देते हैं। माजिन तो ट्रक के साथ साथ जा रहा था, जबकि तायो और मिसॉन उनसे पहले ही दिबोंग टेक्सटाइल पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि ट्रक अभी तक नहीं आया था। तभी अंदर से कंपनी का एक एम्प्लॉय आता है और जब तक कि उनका फैब्रिक यहाँ तक न पहुंचा है तब तक उन्हें अंदर चाय पीने के लिए ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि 30 साल से ये कंपनी चल रही है और मैं तो 30 साल की उम्र से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। फिर वो उनके लिए चाय लेने के लिए जाता है। तब तायो वहाँ पर लोगों को चीज़ों को नोटिस करता है, क्योंकि वो एकदम साफ थे, ऐसे जैसे कि उन्हें यूज़ भी नहीं किया गया हो। जबकि कंपनी की हिस्ट्री तो 30 साल की है, तो वहाँ की चीज़ों को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, वो तो 1 साल पुरानी भी नहीं लग रही थी। ना कोई रिकॉर्ड्स, डस्टबिन भी एकदम खाली पड़ा था, जैसे कि कोई काम हुआ ही ना हो। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है, इसलिए वो मिसॉन को बताता है कि मुझे यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा है। सब चीज़ें शांत हैं और कितनी साफ सुथरी हैं, यहाँ तक कि फैक्स में प्लग भी नहीं लगाया हुआ है। इस बात से तो उसे अपने घर की आदत थी, जब उसकी माँ ने फ़ोन का प्लग हटाया हुआ था, मतलब कि फैक्स मशीन काम नहीं कर रही है। यहाँ पर तो हीटिंग भी नहीं हो रही थी, एम्प्लॉयज़ ने जैकेट पहने हुए थे, तो उसे ये भी अजीब लग रहा था कि इन्हें अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है। इसलिए उसके मन में अंदर से आवाज़ आ रही थी कि यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो मिसॉन से कहता है कि तुम फैक्स मत भेजना और स्टैम्प पर सील भी मत लगाना, एक बार बस मुझ पर भरोसा करो। और फिर ट्रक को रोकने के लिए भागता है। काफ़ी दूर तक जाने के बाद उसे ट्रक मिल जाते हैं। वो रोड के बीच में खड़ा हो जाता है, ट्रक को जाने ही नहीं देता। उसे देखकर तो माजिन कहने लगता है कि तुम पागल हो गए क्या, उसे हटाने लगता है। लेकिन तायो उसे समझाता है कि वो दिबोंग टेक्सटाइल को डिलीवर नहीं कर सकते, शायद उन्हें पैसे ना मिले। पर माजिन उसकी बात ही नहीं सुनता, तो वो नीचे ही लेट जाता है। ऐसे में माजिन ड्राइवर से कहता है कि वो गाड़ी को उसके ऊपर ही चढ़ा दे, तो ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर देता है, उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तायो वहीं पर लेटा हुआ था। तभी फूलों की पत्तियां गिरने लगती है और वो उनको देखते हुए अपने डैड को याद करता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो और इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम मिलते हैं जल्दी से अगले एपिसोड में।